बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेव एंड ऑसिलेशंस का नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट का कंसेप्ट सबसे पहले जॉन डॉपलर ने दिया 1842 में। इसने जो डॉपलर इफ़ेक्ट का कंसेप्ट था अपने रिसर्च पेपर में लिखा था। उसी के और जॉन डॉपलर ने ये डॉपलर इफ़ेक्ट जो था इसको सबसे पहले खुद अप्लाई किया था साउंड वेव्स के ऊपर। और यही जो डॉपलर इफ़ेक्ट था 1845 में हॉलैंड्स में बेलेट साइंटिस्ट था, उसने इसकी एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशंस की। डॉपलर इफ़ेक्ट है क्या? डॉपलर इफ़ेक्ट ये है द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी when source or observer move to each other or move away to each other। लेट्स सपोज हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास या कोई ट्रेन हमारी तरफ आ रही है। जैसे ट्रेन हमसे दूर है तो ट्रेन की आवाज़ हमें कम सुनाई देगी, और जब ट्रेन हमारे नज़दीक पहुंच जाएगी तो हमें ट्रेन की बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। अब यहाँ पर ये जो ट्रेन की आवाज़ पहले कम सुनाई दे रही थी फिर ज़्यादा सुनाई दे रही थी, तो इसमें इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, चेंज प्रोड्यूस हुआ किसमें? फ्रीक्वेंसी में। और वही ट्रेन जो हमसे अवे मूव कर जाएगी, दूर चली जाएगी, उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता अगेन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये वाला फिनोमेना जो होगा तो इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द अपेरेंट चेंज इन पिच ऑफ अ वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशंस ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर आर बोथ इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। कंडीशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। तो डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। हमने दो चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया। पहले ये कहा कि लेट्स सपोज यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पर कोई भी सोर्स ऑफ साउंड है। ऑब्जर्वर ये भी रेस्ट में है और ये सोर्स ऑफ साउंड जो है ये भी रेस्ट में है। सोर्स जो है तो यहां से ये साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा और इससे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी इस तरीके से वेव फ्रंट की फॉर्म में पहुंचेंगी। मींस कि यहां पर कंप्रेशंस, रिफ्रैक्शंस, तो इस तरीके से साउंड वेव्स जो है यहां तक ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा। लेकिन हमने कंडीशन ये लगाई हुई है कि दोनों जो हैं सोर्स भी साउंड सोर्स और ये जो लिसनर है या ऑब्जर्वर है दोनों रेस्ट में हैं। जब दोनों रेस्ट में हैं इससे जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी हम पिच को, फ्रीक्वेंसी को भी ना ही इंक्रीज कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर रेस्ट में है तो इसको बिल्कुल एक लेवल में इसे आवाज सुनाई देगा, ना ही वो ज्यादा होगा और ना ही कम होगा। तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम डॉपलर इफेक्ट का नाम नहीं दे सकते। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशंस हो कि ये जो हमारे पास लिसनर है या ऑब्जर्वर है इसको हम अगर बोलें कि ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन ये हमारे पास जो सोर्स है ये सोर्स मूव कर रहा है। यहां पहले यहां पर था तो अब सोर्स अगर यहां पर लिसनर की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो जब सोर्स यहां पर था तो इससे कम आवाज सुनाई दे रही थी, जब सोर्स इसकी तरफ आएगा तो इससे ज्यादा आवाज सुनाई देगी। अब ये आवाज ज्यादा किसकी वजह से सुनाई देगी? थर्ड केस हम ये लेते हैं कि यही जो सोर्स है यहां से ये पहले यहां पर इस पोजीशन पर था, तो इस सोर्स को हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ यहां पर
लेकर जाते हैं। जब हम यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको लेकर जा रहे हैं तो तब भी यहाँ पर ये ऑब्जर्वर लेट्स सपोज यहाँ रेस्ट में है, यहाँ पर भी ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है। जब ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तीनों केसेस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो सोर्स ऑफ साउंड था तो ये भी रेस्ट में है। जब सोर्स ऑफ साउंड भी रेस्ट में है तो यहाँ पर इसे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ एक आवाज सुनाई देगी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दें कि यही जो सोर्स है ये सोर्स मूव कर रहा है टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी पिच जो है तो ये चेंज हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इसको डॉपलर इफेक्ट का नाम दिया जाएगा। और थर्ड ये केस हम लेते हैं कि जब हम सोर्स ऑफ साउंड को इससे अवे मूव करवाते हैं, स्टेशनरी सोर्स जो है स्टेशनरी सोर्स से अगर हम अवे मूव करवाते हैं तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसे कम आवाज सुनाई देगी। यही जो इसकी साउंड में जो इसकी आवाज में चेंज होगा तो इसको हम किसका नाम देंगे, पिच की इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इसको हम डॉपलर इफेक्ट का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम 3 कंडीशंस डिस्कस करेंगे। और अच्छा, दूसरी कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं? दूसरी कंडीशंस अगर हम सोर्स को रेस्ट में लें, जब हमारे पास सोर्स रेस्ट में है, जब सोर्स रेस्ट में होगा तो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे, ये फर्स्ट कंडीशंस। सेकंड कंडीशंस, ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव करे, ये सेकंड कंडीशंस होगी। तो 2 केस हमारे पास, एक तो हम फर्स्ट कंडीशंस ये लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, when observer is at rest and source is move, ये फर्स्ट कंडीशंस होगी। इसी के फिर आगे 2 पार्ट हम लेंगे कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, सेकंड पार्ट हम ये लेंगे कि सोर्स जो है ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है, एक केस। सेकंड केस हम ये लेंगे सोर्स इज रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूव। तो ऑब्जर्वर कैसे मूव करेगा, ऑब्जर्वर पहला केस हम इसका ये लेंगे कि ऑब्जर्वर मूव करेगा सोर्स की तरफ, स्टेशनरी सोर्स की तरफ। फिर इसका हम पार्ट बी ये लेंगे कि यही जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो ये जो ऑब्जर्वर है स्टेशनरी सोर्स से अवे मूव करेगा, सेकंड केस। और थर्ड केस कि यही जो ऑब्जर्वर और ये जो सोर्स हैं दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट इसका ये लेंगे कि दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस होगी। तो हम यहां पर ये कंडीशंस लेंगे, मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, पहली कंडीशन हमारे पास होगी। सेकंड कंडीशन ये होगी मूविंग सोर्स ऑफ साउंड एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एंड थर्ड कंडीशन हमारे पास ये होगी मूविंग ऑब्जर्वर एंड मूविंग सोर्स ऑफ साउंड। ये 3 कंडीशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन कंडीशन मूविंग ऑब्जर्व एंड स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, वो है मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स। मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स में 2 केस हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वर जो है, पहले हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है कि जो हमने स्टेशनरी लिया हुआ है, और स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड है तो इसकी हम वेलोसिटी ये लेंगे v और साथ s रिप्रेजेंट करेंगे। s सोर्स या साउंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, सोर्स वेलोसिटी या साउंड वेलोसिटी रेस्ट में है तो हम ऐसे लेंगे vs इज इक्वल टू 0, या जस्ट ऐसे लिखें कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0। साउंड की वेलोसिटी 0 नहीं है क्योंकि सोर्स रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा, और जिस वेलोसिटी से साउंड जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है तो हम उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि साउंड तो मूव कर रहा है, वो 0 नहीं है। साउंड जिसमें से प्रोड्यूस हो रहा है। और एक और चीज, साउंड कौन सा है, सोर्स के लिहाज से साउंड वो है जो सोर्स ने प्रोड्यूस किया, और ऑब्जर्वर के लिहाज से वो साउंड जो ऑब्जर्वर ने रिसीव किया, ऑब्जर्वर तक पहुंचा, वो साउंड वेव्स हैं।
फर्स्ट केस ये लेंगे। सेकंड केस हम ये ले गए कि इसी में ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो पहले हम ये कहेंगे कि ऑब्जर्वर यहाँ से स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन इससे पहले हम एक और बुनियादी बात कर लेते हैं, वो ये है कि हम पहले ये कहेंगे कि लेट्स सपोज सोर्स जो है स्टेशनरी है हमारे पास और ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है। ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है और सोर्स भी स्टेशनरी है। हमारा यही जो सब टॉपिक है यही चल रहा है, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स। लेकिन हम पहले ये देखना चाहेंगे कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है क्या, जब ये रेस्ट में था उस तक साउंड वेव्स पहुंच रही है या नहीं। जब ऑब्जर्वर यहां पर रेस्ट में है तो उस तक जितनी साउंड वेव्स पहुंचेंगी और फिर यहां तक लेट्स सपोज ये वाली हम इसकी पोजीशन लेंगे कि ये रेस्ट में है। आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जर्वर यहां तक पहुंच जाता है, तो यहां से कुछ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आ जाएगी, कुछ यहां से वेव की वेलोसिटी आ जाएगी, तो तब यहां पर हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। दोनों वेलोसिटी को में हम देखेंगे तो फिर इसको ज्यादा आवाज या बहुत जल्दी इसे आवाज सुनाई देगा। तो ये पहले हम लेट्स सपोज हम ऐसे कहते हैं कि सोर्स हमारे पास स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर जो है हम उसे भी रेस्ट में लेते हैं। व्हेन ऑब्जर्वर इज रेस्ट एंड आल्सो द सोर्स इज रेस्ट, द रिलेशंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ अ वेव इज रिटन एज V is equal to f lambda. As we know that V is equal to f lambda. Here f represent frequency of a wave, which can be written as V is equal to f की जगह पर हम न्यू लिख लेते हैं, क्योंकि न्यू जो है ये भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और साथ हमने लैम्डा की वैल्यू लिख ली। नाउ द फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज nu is equal to v over lambda. nu is equal to v over lambda. जब हम यहां पर nu जो है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे कहेंगे नंबर ऑफ वेव पर टाइम इज इक्वल टू v over lambda। नंबर ऑफ वेव पर टाइम जो है ये हमने न्यू की वैल्यू लिख ली, तो न्यू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव पर टाइम। नेक्स्ट स्टेप में हम टाइम जो है इसकी जगह पर यहाँ पर t लिख लेंगे और नंबर ऑफ वेव जो है तो ऐसे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू v t डिवाइडेड बाय लैम्डा। टी कौन सा, ये जो इसके साथ आ रहा था तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशंस 1 का। सो व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट इट रिसीव्ड द नंबर ऑफ वेव v t over lambda. Now when the observer move with a constant speed v naught या v o सबस्क्रिप्ट में हम o से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या v नॉट कह लेते हैं कि लेट्स सपोज v नॉट हमारे पास ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। कि अब इस कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, तो यहाँ से ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी रिसीव करेगा, आप लोग साथ स्टेशनरी सोर्स और ये वाली जो इक्वेशंस 1 है, तो व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट इट रिसीव्ड नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू vt over lambda, एंड नाउ व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स with velocity v naught it received the number of wave is equal to v naught t divided by lambda. Here v is the wave velocity and here v naught is the observer velocity, so that thus the frequency v prime here, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे कहते हैं कि ये भी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ये भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है इसमें अपरेंट चेंज आ जाएगा, आरजी तौर पर जो चेंज आ जाएगा, तो उस आरजी चेंज को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे किससे,
द फ्रीक्वेंसी जो चेंज आएगा तो उसको हम न्यू प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो न्यू प्राइम हमारे पास ऐसे होगा, नंबर ऑफ वेव हेयर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव हेयर्ड बाय द ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव कितनी, एक तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रहा है और दूसरा वेव इसकी तरफ आ रही है, तो दोनों जो हमारे पास वेव्स होंगी तो नंबर ऑफ वेव हेयर्ड बाय द ऑब्जर्वर कितनी, तो ये हमारे पास बन जाएगा न्यू प्राइम इज इक्वल टू कौन कौन सी, क्योंकि एक तो ये आ जाएगी वी टी डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस वी नॉट टी डिवाइडेड बाय लेमडा डिवाइडेड बाय टी। अब ये जो होगा वी टी डिवाइडेड बाय लेमडा वी नॉट टी, ये ऑब्जर्वर जो होगा ये नंबर ऑफ वेव हेयर्ड बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इतनी वेव जो होंगी उस तक पहुंचेंगी। यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, टी को कॉमन लेंगे तो वी प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा इनटू टी हमने कॉमन ले लिया तो साथ यहाँ पर डिवाइडेड बाय टी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा, इसको आप लोग नाम दें इक्वेशंस 2 का। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी तो हम इसको पुट करते हैं इस इक्वेशंस में न्यू प्राइम, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से, लेमडा की वैल्यू इस इक्वेशन से हम पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो होगी तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमारे पास ऐसे आ जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर न्यू, सो दैट इक्वेशन 2 implies that न्यू प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी over न्यू। नाउ न्यू प्राइम इज इक्वल टू न्यू, यहां से थर्ड स्टेप में था, थर्ड से फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v, और ये ऐसे आ जाएगा v न्यू प्राइम इज इक्वल टू न्यू, v के साथ इसे डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v, इसको हम नाम देते हैं कौन सी, इक्वेशंस 2, और ये वाली हमारे पास बन जाएगी इक्वेशंस 3। न्यू इज इक्वल टू न्यू प्लस 1 प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v। दिस रिलेशन शो दैट द ऑब्जर्वर विल हेयर अ लाउड साउंड बिकॉज, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर होगा ये लाउड साउंड रिसीव करेगा। इसकी रीज़न क्या होगी, इसकी रीज़न ये है कि जिस जो साउंड की वेलोसिटी कौन सी है v, और जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो कौन सी है v नॉट, तो ये दोनों वेलोसिटी जो हैं तो ये किससे ग्रेटर हो जाएगी, इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी v। क्यों, अब ऑब्जर्वर लाउड साउंड किस वजह से सुनेगा, क्योंकि v प्लस वी नॉट, लेट्स सपोज ये हम ले लेते हैं कि ये 1 मीटर पर सेकंड है, ये भी 1 मीटर पर सेकंड है, और हम ऐसे लेते हैं, लेट्स सपोज ऐसे कर लें कि जितनी वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड है, और जितनी वेलोसिटी के साथ ये जो सोर्स है ये मूव कर रहा है, सॉरी यहाँ से जो साउंड मूव कर रहा है, जस्ट ये हम अपने समझने के लिए करते हैं, तो ये 3 मीटर पर सेकंड अगर हम ऐसे कर लें तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर देखें v नॉट, तो v नॉट की जगह मैंने ये लिख लिया 2 मीटर पर सेकंड, और v की जगह पहले हम v की वैल्यू लिखेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड प्लस v नॉट की वैल्यू तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड इज ग्रेटर देन v, तो v की वैल्यू यहाँ पर लिखें तो ये क्या आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, तो टोटल इसको हम ऐड करते हैं 5 मीटर पर सेकंड इज ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखें कि ये वाली वेलोसिटी जो होगी ज़्यादा होगी, तो जब ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो
ऑब्जर्वर था या जो ये लिसनर है ये ज्यादा साउंड क्या करेगा, ये इसको ज्यादा साउंड पहुंचेगा पहले के मुकाबले में जब ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसकी तरफ, स्टेशनरी सोर्स की तरफ। और इसी इक्वेशंस को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय, अब इसके साथ डिवाइड कर लें v इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा तो ये लाउड साउंड सुनेगा, तो ये हमारा फर्स्ट केस होगा। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसमें चेंज आ जाएगी, ये फर्स्ट हमारा केस आ जाएगा इसका, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स। अब हम ऐसे करते हैं कि ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम, ये सेकंड आप लोगों ने दोबारा लिखना है, मैंने यहाँ इसी को चेंज कर लेना है। अब बी पार्ट में लिखता हूं कि ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम, मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। जब ऑब्जर्वर इससे अवे मूव करेगा तो उसमें भी पहले हम यही केस लेंगे कि पहले ये भी रेस्ट में होगा, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में होगा, तो वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव या कितनी वेव्स पहुंचेंगी, तो नंबर ऑफ वेव, ये इक्वेशन जो होगी इसको यहाँ पर इक्वेशन 3 आ गई है। तो आप लोग जब दोबारा सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट इसका बी, तो आप लोग इसे इक्वेशन 4 का नाम देंगे। इक्वेशन 4 में आप ये कहेंगे कि जब ऑब्जर्वर जो है रेस्ट में है और सोर्स जो है वो भी रेस्ट में है तो इतनी नंबर ऑफ वेव पहुंच रही हैं। फिर आप लोग ये कहेंगे कि ऑब्जर्वर जब मूव कर रहा है कि वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शंस अब ये है अपोजिट डायरेक्शंस में। लेट्स सपोज हम पहले ये कहते थे पॉजिटिव डायरेक्शंस में, अब ये कहते हैं नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। जब ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है तो हम साथ माइनस लगा लेते हैं। जब ये माइनस लगाएंगे तो हम ऐसे न्यू प्राइम इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस, यहां पर ये भी माइनस बन जाएगा और ये हमारे पास माइनस, जो भी टर्म आएगी तो उसमें हमारे पास ये माइनस और बाकी जो होगा सब इसी तरीके से आएगा। तो अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशंस बनेगी इसको मैं यहां पर ऐसे लिख लेता हूं, न्यू प्राइम इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय न्यू। अब ये वाली जो इक्वेशंस होगी तो ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑब्जर्वर जो है ये अवे मूव कर रहा है। इसकी रीजन क्या होगी कि हम ऐसे लिखेंगे बिकॉज न्यू माइनस न्यू नॉट इज लेस देन, न्यू नहीं, ये सॉरी कि ये हमारे पास v बनेगा, v नॉट डिवाइडेड बाय v। अब जो यहां पर हम रीजन लिखेंगे तो ये रीजन हमारे पास ऐसे बनेगी, v माइनस v नॉट इज लेस देन किससे v। अब इसको देख लें तो यहां पर हमने जो एग्जांपल ली थी, लेट्स सपोज हमने ये कहा था कि ये 3 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड है और ये हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड था। तो अब यहां पर देखें 1 इज लेस देन 3, तो यहां से क्या हो जाएगा कि इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ये वाला इफेक्ट जो होगा तो इस इफेक्ट को हम नाम देंगे कौन सा, डॉपलर इफेक्ट का। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐसे लिखेंगे, न्यू इज इक्वल, न्यू प्राइम इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी। हमारे पास ये मेन इक्वेशंस आ रही है। जो फर्स्ट केस है ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स, कि जब हमारे पास ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसकी तरफ, स्टेशनरी सोर्स की तरफ, यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे और उस वक्त हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा लाउडनेस है कि, और जब हम ऐसे कहेंगे कि इसका बी पार्ट डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि वेयर द प्लस साइन इज होल्ड फॉर द मोशन ऑफ the observer towards the stationary source and the minus sign is hold for the motions of the observer away from the stationary source। स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टेशनरी ऑब्जर्वर एंड मूविंग सोर्स, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। उसी के इसी तरीके से 2 पार्ट आएंगे और उसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे कि जब ऑब्जर्वर और
सोर्स जो है दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा थर्ड केस होगा। उसमें भी दो पार्ट आएंगे कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और उसके बाद अवे मूव कर रहे हैं।